अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में मसाइल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे बहरान एक टाइम पर चल रहे होते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमारी तवज्जो किस तरफ चली जाती है, जो कि हमें फौरी तौर पर मुतासर कर रहा होता है, हम उसकी तरफ, वही हमें सबसे बड़ा बहरान नज़र आता है। आजकल जो बड़े बहरान हैं उनमें दो जो हैं वो एक गंदम के बारे में है और दूसरा डॉलर के बारे में है। तो इनकी बड़ी शार्टेज है और हमें उनकी उतनी ही ज़रूरत भी है। तो ये शार्टेज क्यों हो रही है, इसमें कमी की क्या सबब है? मुख्तलिफ़ जगहों पे हंगामे, लड़ाइयाँ और यानी एहतजाज हो रहे हैं। तो जूँ जूँ आटे की एक किल्लत होती जा रही है और इसी तरह जूँ जूँ डॉलर की किल्लत होती जा रही है तो गवर्नमेंट और ज़्यादा अंडर प्रेशर जा रही है। बिजनेसेस की एलसी नहीं खुल रही, बाहर से कोई इंपोर्ट करनी हो वो नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल जितना करना चाह रही है वो उतना बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। एजाज सैयद। अच्छा चीमा साहब, वो अयूब खान के दौर में आटा की जो कीमत है ना वो 20 रुपये मन हुई थी। अच्छा। तो हबीब जालब ने लिखा था कि 20 रुपये मन आटा, चारों तरफ सन आटा। तो हबीब जालब की जो नज़्म थी ना, इसने आग लगा दी थी और लोग सड़कों पर निकल आए थे हुकूमत के खिलाफ, अयूब खान की जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ। आज जो आटे की कीमत है ना चीमा साहब, एज पर टुडे, वो आज आटे की पर किलो कीमत, पर मन नहीं, पर किलो कीमत 160 से 175 रुपये तक है। शाही आपने आटा मार्केट, खरीदा है? बिल्कुल आटा खरीदा है। कितने और का मिला आपको? मैं आटा खरीदता हूँ यहाँ से, एक जिसे कहते हैं ना हुकूमत के आउटलेट्स हैं, अच्छा। उनसे उनसे मैं आटा खरीदता हूँ। हाँ। पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो, अच्छा, वो तो है, वो जी वाला हाँ, आउटलेट तो जी नहीं है ना? जी जी। हाँ। तो लेकिन उधर जो है ना आटा भी सस्ता है। जी, और जिधर से आप आटा खरीदते हैं ना शाह जी, मैं भी उधर से आटा खरीदता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो उधर लेकिन अभी अगली रेट, दफ़ा हाँ जब, हाँ। ये तो हमने ख़रीदा हुआ है ना, लेकिन मैं आज के दिन की जो ओपन मार्केट की प्राइस बता रहा हूँ, ये अगली दफ़ा जब हम लेने जाएंगे तो यही होगी। ठीक है। तो एक तो सूरत हाल ये है कि इतनी जो कीमत ऊपर चली गई है आटे की, कि आम आदमी के बस में नहीं है। मैं ना चीमा साहब सिंध सुबह ले जाना चाहता हूँ आपको, और मैं छोटा सा एक वाक़या बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। 7 तारीख को अभी सिंध में खैरपुर एक जगह है, मीरपुर ख़ास जो एक जगह है, उनका ज़िला है। मीरपुर ख़ास में एक हिंदू कम्युनिटी का एक शख्स था, उसका नाम था हूर सिंह कोहली। अच्छा, ये जो कोहली है ना वहाँ पर सिंध के अंदर, ये बड़े मार्जिनलाइज तबके हैं। इनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जाता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो इंतहाई जिसे कहते हैं सबसे नीचे का तबका। हूर सिंह जो कोहली है, उसके चीमा साहब 9 बच्चे, 7 बेटियाँ 2 बेटे, मज़दूर आदमी है। उसे पता लगा कि जो 640 रुपये का आटे का बड़ा थैला मिल रहा है, तो मैं ले आता हूँ। 23 जनवरी को उसकी, 23-24 जनवरी को उसकी बेटी की शादी है, तय हो गई हुई है। अब कुंभा बड़ा है। वो जो हूर सिंह साहब हैं, वो उन्होंने कहा कि जी मैं सस्ता आटा है, मैं जाके ले आता हूँ। वो जाते हैं, जाके सस्ते आटे का जो मीरपुर ख़ास में वो मकाम है, जो स्टॉल गवर्नमेंट ने कायम किया हुआ है, वो जाते हैं और जाके वो लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर धक्कम पील हो जाती है, धक्कम पेल हो जाती है, और धक्कम पेल में वो हूर सिंह कोहली वो वफात पा जाते हैं, फोत हो जाते हैं, जान से चले जाते हैं। किस चक्कर में? कि आटा मैंने अपने बच्चों को देना है, क्योंकि मार्केट में आटा जो है 160 रुपये वहाँ पे सिंध में मिल रहा था एट दैट टाइम, 7 तारीख को भी। ठीक है, किस किस कितने का? 160 रुपये पर केजी। अच्छा। उधर भी है, क्योंकि वो वहाँ पर भी गंदम के ज़्यादा निसार पंजाब के ऊपर है। वहाँ पर भी पैदा होती है, लेकिन ज़्यादा निसार वहाँ पे भी पंजाब के ऊपर है। अब चीमा साहब, मेरी ना उसके बेटे भूरा से बात हुई है, और वो इतना परेशान था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। भूरा ने बताया, कहता कि जी हम मेरी 7 बहनें हैं और हम सिर्फ 2 भाई हैं, एक अच्छा। बाप था हमारा। कहता है तालीम नहीं थी, और बड़ी जान के लाले पड़े हुए हैं, छोटा सा घर है हमारा, उधर रहते हैं। अब वो हमारे वहाँ पे सैयद खालिद साहब हैं जियो के, उनसे भी मेरी बात हुई।
उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट एक भेजा, बताया कि जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ के, उन्होंने अब इस फैमिली की फाइनेंशियल मदद के लिए कमिश्नर साहब को लिख दिया है। अब उन्होंने मुमकिन है अपनी तरफ से ठीक ही एक अटैम्प्ट की हो, लेकिन मुझे ये बताएं क्या ये मदद मरने के बाद ही मिलेगी? शायद पहली बात तो ये है कि क्या वो एक ही वो गरीब आदमी था उधर? नहीं, यानी बहुत सारे थे बहुत, ना। मैं दिस इज द पॉइंट, उनका केस तो इसलिए हाईलाइट हो गया कि उस बंदे की जान चली गई, दिस इज द पॉइंट। और ये लिखने के लिए कि एक गरीब आदमी है, अपनी गुर्बत का हुकूमत को एहसास दिलाने के लिए उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि आजकल ये इशू हाईलाइट हुआ है और अखबार में भी खबरें आनी हैं कि जी गवर्नमेंट ने उनकी इमदाद का ऐलान कर दिया, जैसे गवर्नमेंट जो है वो कहीं कोई अमेरिका की है और उनको नहीं पता कि इधर जो है कोई आटे की शार्टेज है, और इसी तरह उन्होंने खबरों में पढ़ा है जी कि एक बंदा कोई उसकी ये कंडीशन थी और उसकी डेथ हो गई है उसी दकमपेल में। तो यानी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो तो एक एग्जाम्पल है। अच्छा, और इजाज़ इस टाइम जो है ये एक इंटरेस्टिंग बात है, एक कोइंसिडेंस इसको कह लें कि इस टाइम जो फूड के मिनिस्टर हैं सिंध के वो भी हिंदू ही हैं, ठीक है, जो वो कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले ज़रा बात कंप्लीट कर लें। उमर, मैं आज पार्लियामेंट हाउस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर पंजाब से एक एमएनए थे, उकाड़ा साइड से, तो वो बता रहे थे कि हम कभी सब्सिडाइज जो आटा है ना वो नहीं लिया जाता था, सस्ता आटा, फ्लोर मिल का आटा जो रूरल एरिया में उसे इस्तेमाल लोग नहीं करते। लोग कहते हैं हम अपने घर का आटा लेंगे। कहते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि फ्लोर मिल का आटा लेने पर लोग मजबूर हैं और लोगों के पास खाने के लिए गंदम नहीं है। गंदम होगी तो ज़्यादा आटा बनेगा। तो अब ये जो मसला है ये इधर का भी है। अब 2 जगह हैं और भी जिनका जिक्र बड़ा ज़रूरी है, 3 जगह। बलूचिस्तान, उसके बारे में तो खबर ही नहीं आती, छोड़ दीजिए उसको। आई है, उन्होंने भी एसओएस कॉल की है कि भाई हम जो है हमारे पास चंद दिनों का स्टॉक रह गया। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा भी ज़्यादातर डिपेंड करता है पंजाब के ऊपर, और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटा नहीं जा रहा, और ये आटा ज़्यादातर ट्रेडिशनली स्मगल होता है अफ़गानिस्तान में, और इस स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाया जाता है। और एक और जो जगह है वह है गिलगित बल्तिस्तान। आपने वो बताई थी बात कि गिलगित बल्तिस्तान में आटे की वजह से, आटा सब्सिडाइज रेट पे हम देते हैं वहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा ट्रेडिशनली देते आई है, और वहाँ पर इस दफ़ा आटे का वहाँ पे भी बहरान है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और इस सब के ऊपर जो हमारी हम वो कहते हैं ना, पीते थे कर्ज की मैं, है, तो अब जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, IMF जिसे कहते हैं, उनके पास हम जा रहे हैं कि पैसे दें। वो कहते हैं कि आटे के ऊपर सब्सिडी आप ख़त्म करें, यानी कि 160 रुपये का अगर आटा है उसके ऊपर अगर सब्सिडी ख़त्म हो गई तो वो 465-470 रुपये में मिलेगा। ये सूरत हाल है। और हुकूमत जो है वो क्या कर रही है वो आपके सामने है। ये जो आटा है ये है सूबाई मामला, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूबाई मामला नहीं है, लेकिन फेस किसका है? फेस है मरकज़ी हुकूमत का। पास्को मरकज़ी हुकूमत का एक अदारा है। जो इसके ऊपर इनपुट है वो सूबों ने देनी है। अच्छा, अब सूबों को भी एक बात का बड़ा, यानी कि पॉलिटिकल उनको पास भी बड़ा फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे पंजाब में अगर आटा नहीं मिलता, गंदम नहीं मिलती, तो बदनाम कौन होगा? परवेज़ इलाही साहब बदनाम नहीं होंगे, इमरान खान साहब बदनाम नहीं होंगे, फेडरल गवर्नमेंट बदनाम होगी, क्योंकि चेहरा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। ठीक है, यही हाल सिंध का है, यही हाल उनका है। ये नहीं है कि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मामला ये है आम आदमी सारे खेल में उसको नुकसान हो रहा है और वो मर रहा है। जी अच्छा एजाज़, ये जो आपने बात की फेडरल गवर्नमेंट की, अब ये है कि जो 18वीं तरमीम है, एक तो ये है कि हम कभी भी उस पर कोई बात हुए ना तो लोग घबरा जाते हैं कि जी वो इसका मतलब है कि 18वीं तरमीम ख़त्म होगी, हालांकि उसमें फ़र्दर कोई तरमीम भी हो सकती है। उसके बाद ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अच्छा, हमारे पास कितने हैं? 4 सूबे हैं, उसके अलावा आप जो है गिलगित बल्तिस्तान की जिस तरह आप बात कर रहे थे, या आज़ाद कश्मीर है, वो भी हमारे साथ उनका, यानी कि वो सूबे वाला स्टेटस नहीं है। लेकिन अब जो गंदम है ज़्यादा वो किधर पैदा हो रही है? वो पंजाब में पैदा हो रही है। अगर आप इसको देखें कि जो CNG है, CNG एक टाइम पे हमारे इधर नहीं मिलती होती थी जब CNG होती थी, लेकिन वो अगर आप KP में, इधर जो है लाइनें लगी होती थी, KP में आपको कहीं लाइन भी नज़र नहीं आती थी। उसकी क्या वजह? उधर गैस भी होती थी। अब
नहीं, या सूबा कोई वो यही है ना कि किसी सूबे का अपने वसाइल पर पहले उसका हक है। अब पंजाब वाले जो है ना वो गंदम पर बैठ गए हुए हैं, वो गंदम आगे किसी को दे भी नहीं रहे, वो फेडरल भी मांगे। एक तो ये जो जितनी ये सियासी तकसीम हुई है ना, इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जो महंगाई हो रही है, महंगाई को ये अशियाए खुर्दोनेश की जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो सूबों की होती हैं। अच्छा, इधर को सूबा जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो कह रहे हैं जी कि वो महंगाई होगी, फेडरल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी डाल दी। फेडरल गवर्नमेंट को बड़े कोई अहल लोग इधर नहीं बैठे हुए, लेकिन यह है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना, बजाय कि इल्ज़ाम का रुख एक तरफ हो जाए। क्या सूबे जो हैं उन्होंने उधर हुकूमत लेने के लिए आप बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं करना? प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो क्यों नहीं है? दूसरा ये है कि जब गंदम की फसल आती है उससे पहले एक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रेट अनाउंस करती है। अच्छा, उसमें भी सियासत होती है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी हो, ऐसी सियासी जमात की कि जिसका अपना वोट बैंक जो है वो ज़्यादा एक रूरल एरिया में हो, तो वो क्या करेंगे कि वो गंदम का रेट बढ़ा देंगे। और अगर किसी का कोई अर्बन हो तो वो उसको ज़रा को कम कर देंगे। मुझे अपनी मेरी एक देहाती बैकग्राउंड है, तो मुझे याद है बचपन में सुनते थे कि जो किसान है ना वो कहते थे जी कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है ना, ये किसानों के हक में अच्छी होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा एक रूरल उनका वोट था। जो ये PMLN है, इनके बारे में ये एतराज़ होता था जी कि ये जो है ये सारे ये शहरों के अलावा कोई सोचते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो सिंध है, जिस तरह आपने सिंध की बात की है, एक तो सैलाब पर तो हम बाद में आते हैं। जो प्राइस है ना, अब सिंध में भी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसको कराची या हैदराबाद के लोगों से ज़्यादा अपने जो एक रूरल सिंध है ना उसकी ज़्यादा फिक्र है, तो लिहाजा उन्होंने गंदम की कीमत भी ज़्यादा रखी। होता क्या है फिर कि गंदम की कीमत ज़्यादा हो गई सिंध में, तो पंजाब से भी जो है गंदम वो उधर सिंध में जाना शुरू हो जाती है, उधर बिकती है। हाँ, जो अच्छा, और जो यानी वो होता तो है ना कि उधर के जो किसानों के लिए किसानों का फ़ायदा कम होता है ज़्यादा, जो उधर भी बड़े ज़मींदार हैं वो उसके मेजर बेनिफिशरी होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उनमें से जो बड़े ज़मींदार हैं सारे वो सियासत में भी होते हैं, तो फूड डिपार्टमेंट और जो बड़े ज़मींदार हैं ये मिलकर ही को रेट तय कर लेते हैं। ठीक है, और उसका उनको एडवांटेज भी होता है। अगर कोई गंदम की कीमत जो है लेट्स से कि इधर पंजाब में 3000 होगी, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, मुझे आजकल के रेट का नहीं आइडिया, लेकिन ये एक मैं अगर उसको इस तरह से बात कर लूँ, और सिंध में 4000 होगी, तो क्या होगी कि गंदम की जो स्मगलिंग है वो सिंध शुरू हो जाएगी। स्मगलिंग कह लें या जो भी, एक तो ये है कि हमारी ओपन मार्केट है। 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे अपने जिम्मेदार हैं। ठीक है, ओपन मार्केट के लिए जो रेफरी होना चाहिए वो फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि वो कोई एक चीज़ तय करे ताकि इस तरह का मसला ना हो। जब रेट तय होने होते हैं तो सूबे अपनी मर्जी करते हैं, और उसके बाद जो है वो गंदम जो है वो आपको नज़र नहीं आती। वो पता चलता है कि कराची के जो बड़े बड़े गले के ताजर हैं उनके पास गंदम इकट्ठी हो गई है। और पंजाब जो है, पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो एक बल्क जो है वो खुद खरीदती है, बाकी जो है वो दूसरे मिडल मैन जो खरीदते हैं। पास्को वाले जो हैं वो भी कोई डायरेक्ट खरीदते हैं। अब इस दफ़ा मसला क्या हुआ है? इस दफ़ा मसला ये हुआ कि सैलाब भी आ गया। ठीक है, को गंदम के रेट जो हैं वो भी कोई ज़रा लेट अनाउंस हुए, और उसकी वजह से अब जो एक किसान है उसको जब पता चलता है ना कि गंदम का रेट ये लगेगा, एक रैशनल चॉइस है ना, वो सोचेगा कि अच्छा, यानी कि लग रहा है कि ये जो रेट लगा रहे हैं ना एक मन का, तो उससे तो मैं वो जो DAP डालनी है और यूरिया बबरशेर में डालनी है, मेरे तो उसमें पैसे भी नहीं पूरे होते, तो लिहाजा मैं कुछ सब्जी लगाता हूँ, कोई कैश क्रॉप लेता हूँ जिसमें टाइम कम लगे और मुझे पैसे ज़्यादा आ जाएं। ठीक है, उनकी अपनी रैशनल चॉइस है। एक तो ये हुआ कि जो लास्ट टाइम है वो रेट ज़रा लेट अनाउंस हुए, तो लोग जो हैं वो दूसरी फसलों की तरफ चले गए। जो बाकी रही सही कसर थी, जिन्होंने को काश्त की थी, वो सैलाब ले गया, और वो इधर पंजाब में भी ये सूरत हाल बनी और उधर सिंध में भी सूरत हाल हुई। अब ये है, अच्छा, अब ये देखें कि पाकिस्तान जो है, अब इस मुल्क का अलमिया देखें कि गंदम की पैदावार के हवाले से एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ठीक है, पहले दूसरे पे मेरे ख्याल शायद चाइना और इंडिया आते हैं। ठीक है, तो हम इस दफ़ा एक तो सैलाब भी आ गया, हर पहले माजी में भी हम कई दफ़ा इंपोर्ट करते हैं, तो इस दफ़ा हमने गंदम दरामद भी की। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, पास्को की, कि जो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है जो कि अनाज की कुछ चीज़ें को तरसील का कोई अगर किसी को ज़रूरत हो कोई एक्स्ट्रा रखी होती है,
अब जो उसके पास गंदम है वो उसमें से जो है को 50% हो सकता है इंपोर्टेड भी हो। जब वो इंपोर्टेड गंदम दूसरों को देते हैं तो उसका रेट भी फिर ज़्यादा आता है। और जो सूबे हैं जिनके पास अगर कम हो रही है तो वो ये कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो लोकल रेट पर दें। तो ये भी एक मसला है। अब पंजाब और बलूचिस्तान के जो वज़ीर हैं उनका मैं कल परसों पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी हम पंजाब वालों ने हमें वादा भी किया था कि हम आपको गंदम देंगे, वो दे नहीं रहे। तो लिहाजा इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना मिली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम मसाइल को अंडरस्टैंड करें, नफ़रत जो है ना, नफ़रत से मसला हल नहीं होता। जब तक आपको एक प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है, ये शॉर्टेज कैसे है, कुछ कुदरती आफात की वजह से हुआ, कुछ हमारी अपनी नाअहली और ख़ुद गर्जी कि हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, हमने सूबों को खुद मुख्तारी तो दे दी है, कोई चीज़ें तय होने वाली हैं। आप ये देखें ना, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो पहले तो सारे मुल्क अलग अलग थे। जब वो एक ब्लॉक बने तो उन्होंने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर कुछ पर एग्री किया कि जो सब पर अप्लाई होंगे। ये नहीं होगा कि सब की पॉलिसीज़ अपनी अपनी हों, तो वो यही होगा कि अगर कोई चीज़ एक जगह पे सस्ती है, दूसरी जगह पे महंगी है, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ये जो गंदम वगैरह के हवाले से एक तो कोई इन पर कोई एक इत्तेफाक होना चाहिए। बाकी जो आप वो जीबी की बात कर रहे थे, वो गिलगित बल्तिस्तान पे, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया था। बाद में मेरी उधर किसी से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि जो है ना, इधर हमें जो सब्सिडाइज जो हमें गंदम मिलती है वो मिल रही है इस दफ़ा। उधर जो एक मसला आ रहा है ना, वो ये है कि जैसे कोई एक शहर, एक दो शहर हैं उनके भी बड़े, ठीक है, मसलन स्कर्दू है, उधर सर्दियों में लोग शहरों की तरफ ज़्यादा माइग्रेशन हो जाती है। अब जो उन्होंने कोटा रखा हुआ है वो ये है कि जो एक दूर दराज भी ज़िला है उसका कोटा जितना है वो है, उधर हो सकता है कोई चीज़ सरप्लस हो जाए और एक जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उस डिमांड की वजह से, लेकिन उधर मैं वैसे हैरान हूँ, यानी कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आता ये बात सुन के, वो कहते हैं जी कि इधर लोगों को जितनी भी गंदम मिल रही है वो सारी जो हमारे जो सरकारी आउटलेट्स हैं उनसे मिल रही है, और उधर पता क्या रेट चल रहा है, बकौल जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि 17 रुपये किलो आटा मिल रहा है इधर। ठीक है, 12.5 रुपये गंदम मिल रही है किलो और 17 रुपये किलो जो आटा मिल रहा है। और आगे फिर जो है उसमें उन्होंने तय किया हुआ है कि एक फ़र्द के लिए एक सालाना कितना आटा चाहिए। फॉर एग्जांपल जी कि को 8 किलो या 10 किलो, सालाना की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक फैमिली है तो उसके लिए जो है ओवरऑल फिर उस बुनियाद पे उनको मिलता है। लेकिन वो यानी उनका ये कहना है जी कि इधर इतना मसला नहीं है जितना बनाया जा रहा है, लेकिन जो है बाकी जगहों पे जो चीज़ आ रही है वो तो बहुत ज़्यादा है। अब ये जिस तरह आपने वो बताया, वो जो हिंदू है, वो नूर सिंह, हाँ मीरपुर खास में, हाँ मीरपुर हास में, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, उधर को पेशावर में भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है। यानी कि उधर ये वाला नहीं हुआ कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, उधर ये है कि कोई बंदा गया है, कोई नान लेने गया है, ठीक है, और उधर लड़ाई हो गई जी कि तुम इतने का नान दे रहे हो, उस पर फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो चाहे पाकिस्तान की हो या अमेरिका की हो, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फूड इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कि जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो जब अल्टीमेटली जिधर भी हैं तो सियासतदान है ना आगे गवर्नमेंट में, तो उन्हें अपना वोट मुतासर होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो है ना एक सियासत करने की बजाय, अब केपी वाले भी क्या कर रहे हैं जी, उधर जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भाई इस पर इनको को पूछे कि आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो क्या कर रही है, कोई अपनी जिम्मेदारी तो लेना। यानी कि हो सकता है कि आपके जो मसाइल हैं आपकी सजा से ज़्यादा हों, या यानी कि उसमें ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई बड़े को काबिल लोग इधर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अपनी कोई जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए ना। सारी चीज़ें आप अगर इधर छोड़ देंगे तो वसाइल में जितना आपका राइट बनता है वो आप ले लेते हैं। अच्छा उमर, हमारी जियो न्यूज़ की रिपोर्टर है आमना आमिर उनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट की। एक तो उन्होंने पूरा बताया कि हमारा जो साल का एनुअल जो नीड क्या है, उन्होंने बताया कि जी कमोबेश 3 करोड़ टन जो है ना हमारी नीड है, और 2.28 जो है वो टन जो है वो हम पैदा कर लेते हैं, बाकी शॉर्टफॉल में है, और मिलियन टन। अब वो कहती हैं कि हमने अभी, ये मेरे ख्याल इस दफ़ा हुआ है, इस दफ़ा की, ये नहीं है कि हमारा अक्सर जो है ये भी होता रहा है माजी में कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी हमने एक्सपोर्ट भी की है। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो ये फ्लक्चुएट करता रहता है ना, ये फिगर आगे पीछे होता रहता है। तो जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जी अभी हम ना
बाहर से मंगवा रहे हैं आटा, तकरीबन 30 लाख रशिया टन से आया भी रशिया है, से। हाँ। और 30 लाख टन में से तकरीबन हमारे पास 13,35,000 टन जो है वो आ गया $372 पर टन के एतबार से। तो वो ये बता रही हैं कि ये आटा जो है, ये जो मार्केट में इन्होंने जो ख़रीदा है, ये इंटरनेशनल मार्केट के एतबार से ये इन्हें सस्ता मिला है। सवाल वही है कि ये आटा तो इन्हें सस्ता मिल गया है, लेकिन आप जब लोकल मार्केट में ये आटा देंगे तो एक प्राइस का फ़र्क आएगा, और इस प्राइस का नुकसान किसको होगा? हमारे किसान को ही नुकसान होगा, जाहिर है। और आम उस नहीं एतबार एजाज, से, अब अभी तो ये मसला आ रहा है ना कि अभी तो इतनी शॉर्टेज हुई है, अब क्या करें उसका? जी हाँ, जी हाँ, जो अगर बाहर से मंगवाया तो वो कोई हंसी खुशी तो नहीं मंगवाया, इधर तो ये एलसीआं नहीं खोल रहे। ठीक बात। अगर किसी ने बाहर से इंपोर्ट करनी है, उसको कोई पेमेंट करनी है, वो ऑर्डर नहीं है ये पास होने दे रहे, ठीक है। बात। तो लिहाजा अगर उन्होंने मंगवाया है तो वो तो, ये जो आपने ये भी तो बताया पहले कि एक तरफ जो वो हैरपुर वाला वाक़या है, मीरपुर ख़ास वाला, ये है, तो अभी तो फौरी तौर पे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पता नहीं यार। अब ये देखें ना, हमारे मुल्क में हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है। हमें एक ज़राअत पर फोकस करना चाहिए। अब एजाज जो गुजरांवाला में ना रावली कैंट है, ठीक है, उधर बन रहा है DHA गुजरांवाला, ठीक है। अच्छा, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है कि मेरा भी इलाका वही बनता है, ठीक है। और वैसे कोई लोग उधर कोई एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, यानी ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं DHA के लिए, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे कि ज़मीनों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो अब जो है एक किसान की तो उसको पॉलिसी लेवल पे सोचना उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये DHA वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो उधर का जो सबसे लश ग्रीन एरिया है, बड़ा फर्टाइल एरिया है, उधर DHA बन रहा है। आप पहले देख लें कि उधर जो है मुल्तान में DHA बने, आमों के बागात थे, इधर पेशावर में जो DHA बने उधर भी बागात थे। अब ये है कि अगर ये नहीं है कि हर जगह पे DHA ही हो गया है, लेकिन इनको हाउसिंग देख के सोसाइटी अगर आप जो लीडर हैं, अगर आर्मी रियल एस्टेट में लीड कर रही है, तो बाकी बिजनेसेस जो हैं वो भी तो इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। अब किसी के पास और को काम ही नहीं सिवाय प्लाट खरीदने के, और हाउसिंग सोसाइटीज़ आप इतनी बनती जा रही हैं, तो आपकी गंदम किधर से पैदा होगी? उमर चीमा यही साहब, होगा कि वो इस तरह के वाक़यात होंगे, लोगों की आपस में लड़ाई होगी। उमर चीमा साहब, हम ये हाउसिंग सोसाइटियों का बड़ा रोना रोते हैं ना, और इसका हमारी खुराक के ऊपर भी असर पड़ने जा रहा है, और पड़ गया है कि लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि हम ज़मीन पर गंदम उगाने की बजाय ये ज़मीन DHA को या किसी और हाउसिंग सोसाइटी को दे दें, तो हमें पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, हम गाड़ियाँ ले लेंगे, बंगला ले अभी लेंगे। लाहौर में ठीक है, जिस दिन ये चौधरी परवेज़ लाई को खतरा था ना कि कल ये फारग हो जाएंगे, जब ये गवर्नर ने कोई डीनोटिफाई कर दिया था, उससे पहले आखिरी दिन, यानी एक दिन पहले, जो सबसे बड़ा डिसीजन हुआ है ना, वो ये हुआ है कि उन्होंने पूरे लाहौर को ब्राउन कर दिया, कि जो लाहौर का जितना भी ग्रीन एरिया था वो सारा उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के मद में डाल दिया है। कई लोगों ने पहले उधर इलीगल सोसाइटीज़ बना ली हैं, कोई वो इस टाइम मीडिया का टेलीविज़न कोई चला रहा है, कोई और कोई वज़ीर है, तो वो उन सब के लिए लाहौर में ग्रीन एरिया ख़त्म कर दिया गया। अच्छा उमर, आप तो खाली लाहौर शहर की बात कर रहे हैं ना, आप इस्लामाबाद से लाहौर तक जाएं, हाँ, रस्ते में दोनों तरफ आपको हाउसिंग सोसाइटियाँ जिस तरह ना बिल्कुल इस तरह पैदा हो रही हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, और ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर भी। अच्छा, अब चीमा साहब, जो मसला क्या है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ जन्म क्यों ले रही हैं? हाउसिंग सोसाइटियाँ चीमा साहब इसलिए जन्म ले रही हैं कि हमारी टाउन प्लानिंग नहीं है, और टाउन प्लानिंग किसने करनी है? ये हमारी ज़िला की हुकूमतों ने और डिप्टी कमिश्नर्स ने करनी है। ये टाउन प्लानिंग कर नहीं रहे। आर्टिफिशियल डिमांड है जी, कि इतने घर नहीं चाहिए जितनी सोसाइटीज़ बनी हुई जी हैं। हाँ, तो ये सारा एक सट्टे का बिजनेस है। तो अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और ये अगले अगर 10 साल अगर आगे चले जाएं, तो हम जो अभी गंदम अभी हम 30 लाख टन बाहर से मंगवाई है ना, तो आगे हमें मोर देन 50% और एट वन टाइम मोर देन 80% गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। यार मैं तो ये कहता हूँ कि जितना हो गया ना, अगर इसी पे ब्रेक लगा लें, जो गैर आबाद इलाके हैं ना, आप उधर लोगों को इंसेंटिव दें, उधर आबादकारी करें। बहुत सारा रकबा अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप काश्तकारी करें। जो आपका मेन फोटे था ज़राअत, आप एग्रीकल्चर, आने वाला वक्त जो है दुनिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ रहा है, ग़िज़ाई किल्लत जो है वो एक पूरी दुनिया का इशू बनता जा रही है। तो हमें कोई अपने आप को कम अज़ कम इस लेवल पर तो प्रिजर्व करना चाहिए कि ना दाने अपने हों, ठीक है। बात। तो आगे मेरे ख्याल इस पे काफ़ी बात होगी, अब डॉलर पे चलें। डॉलर के ऊपर चलते हैं, और डॉलर के ऊपर भी मैं बात का आगाज़ करूँगा। मेरे एक जानने वाली वो एक इंटरनेशनल मीडिया और आउटलेट में काम करती हैं।
उनको जो उनकी सैलरी है ना वो डॉलर्स में आती है। अब वो बता रही है कि एजाज़ मैं गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से अपने डॉलर्स निकलवाने की बैंक से कोशिश कर रही हूँ। बैंक कह रहे हैं हम हमारे पास डॉलर नहीं है। जो डॉलर उसे आ रहे हैं वो उसको डॉलर मिल नहीं रहे क्योंकि मार्केट में नहीं। अच्छा, मार्केट में आप चले जाएं, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने डॉलर्स लेने थे, उन्होंने किसी बैरूनी मुल्क जाना था, डॉलर्स नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि चले पाउंड स्टर्लिंग ले लेते हैं, पाउंड स्टर्लिंग नहीं मिला। उन्होंने कहा चले यूरो ले लेते हैं, यूरो नहीं मिला। इस वक्त जो प्राइवेट मार्केट है, जो हमारी कारोबारी मार्केट है जिसमें करेंसी का कारोबार होता है, वहाँ से फॉरेन करेंसी पर्टिकुलरली डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। अब इसकी क्या वजूहत हैं? बहुत सारी वजूहत हैं। आपको पता है कि हमारा फॉरेन रिज़र्व जो है वो श्रिंक हो गया है। डॉलर की एक बहुत बड़ी जो तादाद है, तक कहते हैं कि कम बेश 5 लाख डॉलर पर डे वो स्मगल होता रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। और अब डॉलर जो हमारी फॉरेन करेंसी रिज़र्व है वो श्रिंक होकर उतने 3 अरब डॉलर तक रह गया है, जो कि वो बाहर का डिपॉजिट है, बेसिकली वो बाहर का डिपॉजिट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आप बताएं ना कि इसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या है, इतनी बातें तो आपने कर ली हैं, मेरे पास आपने क्या छोड़ा है। नहीं नहीं, अच्छा, मैं इधर से शुरू होता हूँ कि जो आपकी जानने वाली हैं उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में क्यों अकाउंट नहीं खुलवाया? वो इसलिए कि वो एक गैर मुल्की इदारे में काम करती हैं। नहीं, गैर मुल्की इदारे में पाकिस्तान आपका इधर अकाउंट हो तो अच्छा, आपको आते हैं। नहीं उमर, पहली बात यह है कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट उन्होंने नहीं खुलवाया, फॉरेन करेंसी में भी अकाउंट खुलवाया, तो लॉ एक मौजूद है नहीं ना, नहीं नहीं, उसमें सुन लेना, डॉलर पाकिस्तान में ही आना था ना। नहीं नहीं, डॉलर तो पाकिस्तान में ही डॉलर आना। तो हर सूरत में पाकिस्तान में आना जी हाँ। था। अब मसला ये है कि डॉलर उनके पास रहेगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा। मैं असल में ये सवाल जो है ना किसी वजह से आपको पूछा है, ठीक है, कि अगर आपको बाहर से पैसे आ रहे हैं तो आपकी जो पहली तरजीह होगी ना वो ये है कि आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट हो। अब वजह क्या है? वजह यह है कि अगर जो है आप देख लें जी इंटर बैंक डॉलर रेट, वो लेट से वो कहते हैं जी आज 235 रुपये है, ठीक है। आपको जो मार्केट से डॉलर मिल रहा है वो हो सकता है कि 265 रुपये हो। तो जिसका डॉलर आ रहा है वो सोचता है कि अगर मेरे पास डॉलर ही आ जाता तो मैं 265 में इसकी इधर वैल्यू थी, मुझे ये 235 रुपये दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको दे 235 रुपये रहे हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जो है आप कहते हैं नहीं कि मैंने किसी वीज़ा की पेमेंट करनी है, मैंने कोई और काम करना है, तो मेरी जो है ना ज़रा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओपन करें, ठीक है। तो बैंक जो है, बैंकों की बदमाशी देखें, वो आपको फिर इंटर बैंक रेट जो है ना उसकी बजाय हो सकता है कि आपको 265 रुपये चार्ज 265 चार्ज कर रहे हैं वो। तो वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से मेरी या आपकी या किसी बंदे की जिसको फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, बाहर से कोई डॉलर आ रहे हैं, तो उसकी ये रैशनल चॉइस है। आप लोगों से इस तरह की तवक्कुआत ना रखें जी कि आपको नहीं पता कि मुल्क के हालात क्या हैं। वो कहता है जी कि अच्छा चलो मेरे अगर डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होने से अगर मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो मैं कर लेता हूँ, या आज नहीं कि मेरी आप कितनी को बात सुनते हैं। तो अगर आप नहीं सुनते तो ठीक है, मुझे डॉलर तो आने देना, मैं कि बाहर तो नहीं लेकर जा रहा, मैं इधर ला रहा हूँ। और अब जो है ये उन पर आगे काबज हो जाते हैं कि फिर ये डॉलर जो है रिलीज नहीं करते। तो अब ये एलसी का इशू जो है वो भी इसी तरह का है। एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिससे बैनुल अक़वामी बिजनेस होता है। हाँ हाँ। जी हाँ। अच्छा, अब ये है एजाज कि जो है ना डॉलर हमारा अंडर स्ट्रेस है। ये क्यों होता है? ठीक है, डॉलर जो है यानी कि हमारी जान को क्यों बन जाती है? वो ये है कि जब आपकी एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट आपकी ज़्यादा होती हैं। इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सारी ट्रेड जो है, या एटलीस्ट 80% ट्रेड जो है वो डॉलर के ज़रिए हो रही है। तो अगर आपके घर में श्रीलंका के पैसे पड़े हों, ठीक है, इधर जो है पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का रुपया चलता हो, तो श्रीलंका के आपका 1 अरब भी पड़ा हो तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपको कोई वो उसका ख़रीदार नहीं होगा। आप जाएँ ना ज़रा कि कोई इधर कतर ही जाएँ तो उधर देखें कि कोई पाकिस्तानी करेंसी को चेंज कर रहा है, कोई नहीं मिलता उधर आपको, ठीक है। तो लिहाजा डॉलर की हमें ज़रूरत होती है। अब जो है डार साहब जो हैं उनका एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल तरीका है जिस पे उनकी एक अपनी राय है, ठीक है। अब जो राय उनकी कोई अहमियत नहीं रही, यानी कि जो उन्होंने किया है वो बड़ा एक अफसोसनाक है। वो डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे जी कि डॉलर की असल वैल्यू जो है वो कोई 200 रुपये है, और ये जो है ना ये स्पेकुलेटिव मार्केट, इसकी वजह से उसकी एक आर्टिफिशियल इंक्रीज आता है। तो वो उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा। अब जो डॉलर है यानी कि वो बैंकों से पूछें, वो बैंक कहते हैं जी हम मार्केट से लेते हैं, मार्केट में हमें इतने का मिलता है, हम इसको कैसे डाउन करें, ठीक है।
अच्छा, दूसरा इशू ये है कि क्या डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। अच्छा एजाज, मेरी इस बारे में कोई कस्टम के लोगों से बात हुआ ये कि पिछले दिनों ना एक पेशावर से एक खबर चली कि कोई कस्टम हुकाम ने कोई $4 लाख जो है ना वो पकड़ लिए, और वो भी 4 लाख कोई एक बंदे से नहीं, काफ़ी लोगों से मिला के जो है उसकी अमाउंट है वो 4 लाख हुई। तो मेरी उधर कस्टम के लोग जो कि ये करेंसी के स्मगलिंग को डील कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई। अच्छा, उनका पर्सपेक्टिव एक हमारा कॉमन तासर है, मेरा भी ये था जी कि उधर जो है काफ़ी जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि इधर से तो इतना नहीं जा रहा, ठीक है, इधर से ज़्यादा नहीं हो रहा। और एक जो वैसे वो और एक क्वेश्चन करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि इस टाइम जो अफ़गानी करेंसी है वो पाकिस्तान की निस्बत यानी कि उधर यानी कि वो 84 रुपये का फॉर एग्जांपल $1 है, ठीक है, अफ़गानी करेंसी का 87। हाँ ठीक है, तो वो उतना इंसेंटिव नहीं है जितना इसने पाकिस्तान में है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लेट से कि अगर आपका बस चलता है, आपके पास जो है यानी कि कोई 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 30 लाख पड़ा हुआ है, तो आपकी एक अवलीन कोशिश ये होगी कि आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के घर रख लें, इवन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। कि कोई आपको बताएगा जी कि IMF वाले जो हैं वो फिर वही कंडीशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर तो 300 पे चला जाएगा। तो आप ये भी सोच रहे हैं, अगेन आपकी एक रैशनल चॉइस है, आप ओपन मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आपकी रैशनल चॉइस ये है कि भाई अगर 300 रुपये में जाएगा तो इस तरह कि मैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्यों ना लूँ, कि मेरा जो रुपया है इसको अगर 3 महीने बाद इसका रेट इतना कम हो जाना है, तो मैं अभी से डॉलर अगर आज जो है 250 या 60 में मिल रहा है, तो चले अगर कोई 300 पे जाएगा मुझे फ़ायदा होगा ना, या मौजूदा सूरत हाल में ये को बहुत नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तो हीरानदोज़ी भी बढ़ी हुई है, वो मनी चेंजर्स जो हैं वो भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस वजह से ये जो हमने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, अब उसका एक और नुकसान ये हो रहा है कि अगर किसी ने बाहर से पैसे भेजने हैं, आप बता रहे थे ना कि वो आपने जिस तरह कुली का वो एक अपनी कोई जर्नलिस्ट कोई कुली का जिक्र किया, अब अगर किसी ने बाहर से पैसे भेजने हैं तो उसको बैंक अगर 235 रुपये रेट दे रहा है, तो अगर वो हुंडी के जरिए भेज रहा है तो उसको 265 मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो हुंडी के जरिए जाएगा। अब हुंडी वाले क्या कर रहे हैं, हुंडी वाले ये कर रहे हैं कि उन्होंने लेट्स से कि मैं जो है अमेरिका में या इधर हूँ यानी दुबई में हूँ, यानी मिडल ईस्ट की हम बात करते हैं, मैं उधर यही काम करता हूँ और मेरा आगे को पाकिस्तान में पार्टनर है, ठीक है। तो लिहाजा मैंने ये तय करना है जी कि मैं आपको इतने डॉलर भेज रहा हूँ, तो डॉलर उधर उसने रख लिए, आपने उधर पेमेंट कर दी, तो अब जो है साल के एंड पे या महीने के एंड पे आपने बैलेंस किया कि भाई मैंने कितने डॉलर जो हैं भेजे हैं, या यानी कि अब इधर वाला बंदा जो है वो भी हो सकता है कि किसी को बाहर डॉलर की ज़रूरत हो। अब ये भी मसला आ रहा है ना ट्रेड के हवाले से भी, कि किसी ने को बाहर से चीज़ लेनी है, उसको नहीं मिल रही, वो पेमेंट से बाहर से करेगा, ठीक है। तो वो कहता है जी कि मैं इतने एक बंदे से पैसे लिए हैं तो आपने इतने उसको डॉलर देने हैं, तो वो एक महीने के एंड पे जब कर लेते हैं ना, तो कोई थोड़ा बहुत पता यही चलता है जी कि जैसे मैंने आपसे कोई $10,000 लिया था और आपने जो है मेरे से कोई 12,000 लिया था फॉर एग्जांपल, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी पेमेंट बाहर हो रही है, ठीक है। तो डॉलर आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है, और ये अब जो है ना इनके कंट्रोल में भी नहीं रहा, तो ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। अब इसहाक डार साहब का ये देखें कि इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को, नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहबा ने और इसहाक डार साहब ने निकाला कि ये जी डॉलर की प्राइस को गलत ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी हम डॉलर की प्राइस वही लेंगे जो मार्केट की है, यानी कि जो मिफ्ता की इसहाक डार साहब जो है ना उन्होंने इस दफ़ा बहुत मायूस किया है। अच्छा, PDM वाले पहले कहते थे कि इनको नहीं पता था कि सूरत हाल कैसी है, पहले तो ये है कि आगे सवाल ये आता है कि आप लेने क्या आए थे, ठीक है, अब आगे। तो इसहाक डार को तो मिफ्ता इस्माइल उधर जाके लंदन में ब्रीफिंग देता रहा कि इकानमी की ये कंडीशन है, तो आप क्या लेने आए थे, यानी कि आपको नजर नहीं आ रहा था, आप सिर्फ जो इधर वजारत लेने आए थे। साहब, मैं इस नतीजे पे हूँ और इस बात के एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये जो PDM की गवर्नमेंट है, अपने केसेस खत्म करने के अलावा और फायदा लेने के अलावा, इक़्तिदार के मजे लूटने के अलावा, ये लोगों की सर्विस के लिए कम से कम नहीं आए हैं। इनका कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं था, ना इनको पता था, सिर्फ इन्होंने मजे लेने थे। और सबसे अहम काम इन्होंने क्या करना था कि हम अपने ऊपर से केसेस खत्म करें और हम आर्मी चीफ अपनी पसंद का लगा दें। ये इनके 2-3 एजेंडा थे और अब बैठ के हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने गुफ्तगू हमारी सुनी, हमने आपको बताया कि आटा शॉर्ट क्यों हो रहा है और मुस्तकबिल क्या होगा, डॉलर कहाँ गया है
और उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और उसके ज़िम्मेदार कौन है। आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल मौजूद है। अगर आपके पास कोई मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, तो बराह रास्त हमें उस ईमेल पे रब्ता करें, हमें शेयर करें। हम उसको वेरीफाई करके ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हमारे प्रोग्राम के बारे में अच्छे या बुरे ख्यालात रखते हैं, नाकदाना राय रखते हैं या तारीफ़ समझते हैं, करते हैं, तो वो अपनी जो भी राय है उनकी वो आज़ादी से दें। तारीफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तारीफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एनी हाउ, आपकी जो राय है वो हम उसको अहमियत देते हैं और आपकी राय को पढ़ते हैं और अपने आप को अगर किसी जगह पे हम दुरुस्त ना हो उसे ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।